हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम इंडियन जो क्लाइमेट है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, इससे पहले हमने जो इंडियन क्लाइमेट है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सभी टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है दोस्तों, हमने बात की थी दोस्तों जो भारत के जो जलवायु है, जलवायु में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में हमने पढ़ा था, जो जल भाग से स्थल भाग की तरफ चलता है। और हमने उत्तर और पूर्वी मानसून की हमने बात की थी, जो स्थल भाग से जल भाग की तरफ चलता है। इससे पहले हमने दोस्तों बात की है जो हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु पाई जाती है, ठीक है, और इसके दक्षिण में भी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, लेकिन हमारी जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला जो साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं दोस्तों उनको रोकती है। और इस हिमालय पर्वतमाला के कारण ही दोस्तों यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ना होकर हमारे भारत के यानी कि उत्तर में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये हमने बात की थी। और दोस्तों, हमने वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है, इन पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो मेरिडियन सी है यानी कि भूमध्य सागर से ये शीतोष्ण चक्रवात है दोस्तों, ये वहां से उड़ता है और जो जेट स्ट्रीम पवनों की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, उनके संपर्क में आकर दोस्तों ये हमारे भारत में जो उत्तर और पूर्व यानी उत्तर और दक्षिण यानी कि जो आपके हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और जो उत्तराखंड है, यहाँ पे तो हिम के रूप में बारिश करता है। और जो मैदानी जो क्षेत्र है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और पश्चिमी बिहार के अंदर दोस्तों ये बूंदों के रूप में बारिश करता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों जो इस जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश होती है दोस्तों उसको मावट कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली थी दोस्तों। जो उत्तर पूर्वी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, और साइबेरियन की जो ठंडी पवनें हैं और जो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा के बारे में हमने बात की थी। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो हमारे 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे दोस्तों ये 8 राज्यों से क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इंडियन जो क्लाइमेट है उसके अंदर एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले जो भारत के जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा समय ना खराब करते सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। और दोस्तों, जो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने किसी भी लाइब्रेरी ग्रुप हो या कोई एजुकेशन ग्रुप हो, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, देखिएगा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं। देखिएगा, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है दोस्तों, इन कारकों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, कौन कौन से ऐसे जलवायु है, हमारी क्लाइमेट है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, उनकी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इंडियन क्लाइमेट है, इस इंडियन क्लाइमेट हो या किसी भी देश का क्लाइमेट हो, उसके अंदर जो इस क्लाइमेट को कौन कौन से ऐसे कारक है जो इफेक्टिव यानी कि प्रभावित करते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले जो कारकों के लिए दोस्तों
एक शब्द है, जैसे हम एक शब्द की बात करें, लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं, इस लैंड फॉर्म से हम सभी जो प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा लैंड फॉर्म की हम बात करते हैं। देखिए लैंड फॉर्म देखिएगा LAND, ठीक है, लैंड फॉर्म देखिएगा FORMS। तो दोस्तों ये जो लैंड फॉर्म्स है, इस लैंड फॉर्म्स के माध्यम से दोस्तों हमारी जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले सभी कारकों की हम इस लैंड फॉर्म्स के शब्द के माध्यम से इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा लैंड फॉर्म्स की अगर हम चर्चा करें, देखिएगा आप इसको ऐसे लिखिएगा, पता चले क्या है। देखिएगा लैंड फॉर्म देखिएगा LAND, लैंड फॉर्म्स FORMS, ठीक है। देखिएगा लैंड फॉर्म्स से कौन कौन से शब्द निकल के आते हैं और जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो एल का मतलब होता है जो दोस्तों, यानी कि एल का मतलब होता है लेटीट्यूड का दोस्तों हम इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, यानी कि अक्षांश, ठीक है। तो अक्षांश जो रेखाएं होती है दोस्तों ये भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं एल का मतलब लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश, ठीक है, अक्षांश ये हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरा है दोस्तों अक्षांश के बाद एल्टीट्यूड, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड का मतलब दोस्तों ऊंचाई, ठीक है। देखिएगा पहला हो गया अक्षांश, दूसरा हो गया ऊंचाई यानी कि लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड। दोस्तों एन का मतलब होता है दोस्तों नियरनेस फ्रॉम सी, यानी कि जो नियरनेस फ्रॉम सी का मतलब होता है समुद्र से निकटता, ठीक है। तो अगला है नियरनेस सी यानी कि समुद्र से निकटता। तो दोस्तों ये तीन शब्द हो गए, एल लेटीट्यूड, ए एल्टीट्यूड एंड नियरनेस ऑफ सी, ठीक है, यानी कि नियरनेस फ्रॉम सी, ओके। डी का मतलब दोस्तों क्या होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा भी दोस्तों हमारी जो क्लाइमेट है इस क्लाइमेट को इफेक्टिव करती है, प्रभावित करती है। तो दोस्तों अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गई है, समुद्र से निकटता हुआ है, पवन की दिशा हो गई। और दोस्तों एफ का मतलब क्या होता है, एफ है फॉरेस्ट यानी वन, ये वन भी हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो फॉरेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं ओशियन करंट का मतलब क्या होता है दोस्तों समुद्री जल धाराएं, ठीक है। देखिएगा ओ यानी ओशियन करंट यानी कि समुद्री जल धाराएं दोस्तों, ठीक है। ये समुद्री जल धाराएं दोस्तों हमारी जलवायु है उसको प्रभावित करती है। देखिएगा इसके बाद में दोस्तों जो आर है रेनफॉल्स यानी कि हम बात करें वर्षा। देखिएगा आर का क्या होता है रेनफॉल्स यानी कि वर्षा, ठीक है। आर का मतलब है रेनफॉल्स, माउंटेन यानी कि पर्वत, ठीक है, और सॉइल यानी कि मृदा। दोस्तों ये मृदा यानी कि हम कहेंगे मिट्टी, ठीक है, ठीक है दोस्तों ये मृदा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने बात की है लैंडफॉर्म्स की, देखिएगा लैंडफॉर्म्स के अंदर हम सभी जो हमारी क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात कर ली है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले देखा हमने एल यानी लेटीट्यूड यानी अक्षांश, ए यानी एल्टीट्यूड ऊंचाई, समुद्र से निकटता यानी कि जो नियरनेस फ्रॉम सी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशन करंट, रेन फॉल्स
माउंटेन और सॉइल। ये दोस्तों ये सभी जो कारक है हमारी जो जलवायु है दोस्तों उसको प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों हम एक एक जलवायु की हम बात करेंगे, एक एक जो इफेक्टिव करने वाले जो कारक है उन सभी की हम बात करेंगे। तो दोस्तों लगातार मेरे साथ बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा ये आपको समझ में आया दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आगे, देखिएगा एक एक के बारे में हम बात करेंगे कैसे प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने ये सारे के सारे जो प्रभावित करने वाले जो कारकों की हमने बात की है, एक शॉर्ट ट्री के यानी कि लैंड फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। उन सबको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। देखिएगा उक्त समस्त जो कारक हैं उनको मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों कौन कौन से दो वर्ग है। एक है दोस्तों स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। देखिएगा पहला है स्थिति और उच्चावच। देखिएगा पहला है स्थिति और उच्चावच। देखिएगा स्थिति तथा यानी और उच्चावच संबंधी कारक, उच्चावच संबंधी कारक ये हो गया आपका, ठीक है। एक हो गया दोस्तों, एक हो गया। इसमें हमने दूसरा हम बात करेंगे जो वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। देखिएगा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक, ठीक है दोस्तों, यानी कि एयर प्रेशर एंड विंड, ठीक है। तो ये इन दो यानी कि जो हमने अभी लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, इनको मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी कि स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक, एक है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। हम इन स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक में कौन कौन से कारक आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक में कौन कौन से आएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्थिति और उच्चावच है। स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक में कौन कौन से कारक आते देखिएगा, यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों एक तो हमने अक्षांश है, पर्वत है, ठीक है। देखिएगा अक्षांश पर्वत है। देखिएगा अक्षांश पर्वत, जल एवं स्थल का वितरण। देखिएगा जल एवं स्थल का वितरण, ठीक है। देखिए अक्षांश है, पर्वत है, जल एवं स्थल का वितरण है, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, ठीक है, दूरी। और दोस्तों एक है समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड, ठीक है। ये सभी कारक दोस्तों ये सभी जो इफेक्टिव करने वाले जो कारक है यानी कि ये स्थिति और उच्चावच की संबंधी कारकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली है यानी कि स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक है जो आपका वायुदाब एवं पवन संबंधी कारकों में कौन कौन से कारक आते हैं। देखिएगा मैंने कहा जो आपकी इफेक्टिव करने वाले जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो है स्थिति और उच्चावच संबंधी कारक है, उसमें हमने दोस्तों बात की है अक्षांश है, पर्वत है, जल एवं स्थल का जो वितरण है, और दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल की से ऊंचाई और उच्चावस्था की स्थिति के बारे में। अब वायुदाब और पवन संबंधी कारक में कौन कौन से आते हैं देखिएगा। एक होता है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। देखिएगा वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण, यानी कि वितरण की बात करें। देखिएगा यानी कि जो वायुदाब है जो एयर प्रेशर है यानी कि
धरातल पर जो एयर फ्रेश है यानी कि एयर प्रेशर, जैसे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर यानी कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब बनता है, उसकी हम बात करेंगे। तो उसको हम वायुदाब एवं पवन संबंधी कारकों में शामिल करेंगे। और जो पवनें होती है दोस्तों, जो डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि जो पवनों की दिशा है वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित, वो उसको भी हमने यानी कि समुद्र तट से दूर वायुदाब एवं पवन संबंधी कारकों में हम शामिल करते हैं। दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन से देखिएगा, मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक एक होते हैं इसमें, मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक देखिएगा, मौसम को नियंत्रण करने वाले जो कारक है वो दोस्तों इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि वायुदाब पवन संबंधी कारकों में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी है, जिससे मानते हैं यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है यानी कि पश्चिमी विक्षोभ ये भी दोस्तों किस में आता है, आपका वायुदाब संबंधी कारकों में आता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो स्टडी की है वो हमने क्या क्या किया है, यानी कि जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने बात की है दोस्तों। और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन कारकों को एक शब्द यानी कि लैंड फॉर्म्स के तहत इसको हमने स्टडी की। एक शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि लैंड फॉर्म्स का मतलब हुआ, एल का मतलब लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश, ए का मतलब एल्टीट्यूड यानी कि समुद्र से ऊंचाई यानी कि ऊंचाई की हम बात की, एन का मतलब दोस्तों नियरनेस फ्रॉम सी यानी कि समुद्र से निकटता। हमने डी के बारे में पढ़ा यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन यानी कि जो पवनों की दिशा है। एक है जो फॉरेस्ट यानी कि वन, ओशियन करंट यानी समुद्री जल धाराएं, आर का मतलब हमने रेनफॉल्स यानी कि वर्षा, और माउंटेन यानी कि पर्वत, और एक लास्ट में सोइल के बारे में पढ़ा, वो है आपकी मृदा। इन सभी कारकों को मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ा है। एक है स्थिति और ऊंचाई संबंधी कारकों के बारे में पढ़ा, एक है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारकों में। स्थिति और ऊंचाई संबंधी कारकों में दोस्तों हमने कौन कौन से कारकों को लिया है, देखिए स्थितियों में हमने बात की एक तो अक्षांश की, इसमें हम लेते हैं स्थिति और ऊंचाई संबंधी कारक में पर्वत को लेते हैं, जल एवं स्थल का वितरण की हम बात करते हैं, इसमें समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, ये तो हमने बात करी दोस्तों स्थिति और ऊंचाई संबंधी कारकों में। इसके साथ ही वायुदाब एवं पवन संबंधी कारकों की अगर चर्चा करें, इसमें हमने लिया है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर जो वितरण है दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी हमने बात करेंगे। मौसम को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से, जो हमारे वेदर को नियंत्रित करते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और जो पश्चिमी डिस्टर्बेंस यानी कि जो आपका वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड करके हमने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि आपका जो लैटिट्यूड है, अक्षांश की हम बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहला इफेक्टिव करने वाला कारक है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। पहला है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। देखिएगा स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, इस अक्षांशीय विस्तार की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा स्थिति और अक्षांशीय विस्तार हमारे क्लाइमेट को कैसे इफेक्टिव करता है, यानी प्रभावित करता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि में दोस्तों एक तो लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोस्तों बिल्कुल दोनों लगभग समान है। ठीक है, कहने वाले ये दोनों एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है दोस्तों, ये दोनों समान है। साथ ही अगर देखिए दोस्तों जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है भारत को लगभग दो भागों में क्या करती है, लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इस कारण भारत के क्या दो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में आता है
और आपका उत्तरी भाग है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों हमारे अरावली पर्वतमाला है, आपका जो हिमालय पर्वतमाला है ये साइबेरिया की ठंडी पवनों को रोकता है, इसीलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ना होकर यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देखिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। देखिएगा मैंने कहा ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। इस हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से आपका एक रेखा गुजरती है दोस्तों, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसको हम कहते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा दोस्तों, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है। इसके बाद में दोस्तों 0 डिग्री की एक आपकी जो एक रेखा है, अक्षांशीय रेखा है, अक्षांश रेखा है एक, जो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है दोस्तों, ये होती है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद दोस्तों जो दक्षिण में एक कर्क रेखा गुजरती है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है, उसका नाम है दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये 3 रेखाएं दोस्तों, ये स्पेशल 3 रेखाएं क्यों उनको पढ़ा जाता है। देखिए दोस्तों हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य इन 3 रेखाओं तक ही उत्तरायण और दक्षिणायन होता है दोस्तों, ठीक है। वैसे बेसिकली अगर देखें तो सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन नहीं होता दोस्तों। हमारी पृथ्वी है इसमें 2 प्रकार की जो गति होती है, एक तो जो परिभ्रमण और एक परिक्रमण के कारण ये पृथ्वी यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन होती रहती है। इसीलिए हम कहने का मतलब है कि हमारा सूर्य है वो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, इस बीच में यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर दोस्तों सूर्य क्या है कि इससे उत्तरायण और दक्षिण होने के कारण दोस्तों यहाँ पर एक कटिबंध बनता है। वो कौन सा कटिबंध बनता है दोस्तों, ये बनता है उष्ण कटिबंध, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है, जलवायु। इसके बाद हम देखें तो ये आपका उत्तर यानी कि उत्तर में और ये दक्षिण में, यानी कि इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ के दक्षिण में और 23.5 डिग्री उसके साउथ और नॉर्थ के ऊपर यहाँ पर एक जलवायु प्रदेश बनता है। यहाँ पर शीतोष्ण या शीत कटिबंध, ठीक है। यहाँ पे भी शीतोष्ण या शीत कटिबंध, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है दोस्तों, ये हमारा इंडिया दोस्तों यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया है। तो कहने का मतलब है कि ये देखिएगा कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही, यानी कि उत्तर में होना चाहिए क्या, शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन दोस्तों यानी कि हिमालय पर्वतमाला साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक लेता है, इसीलिए भारत में भी दोस्तों आपकी कौन सी कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों ये तो आपने समझ में आ गई ये बातें। देखिएगा इसके अलावा और कौन कौन सी बातें उसकी हम चर्चा कर लेते। देखिएगा जो उष्ण कटिबंधीय जो भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वर्षा होती है। देखिएगा 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री पर सूर्य क्या है सीधा अपनी किरणों को डालता है। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और निम्न वायुदाब का केंद्र बनने के कारण होता क्या है यानी कि आपके नॉर्थ और साउथ में दोस्तों जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो बारिश होने का रीजन यही है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों यानी कि जो
अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर जो ऊंचा, एक तो तापमान बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, और यहाँ पर जो कम दैनिक तापमान और दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत ज्यादा यहाँ पे अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमने बात कर ली है, यानी कि जो स्थिति और अक्षांश विस्तार की हमने बात कर ली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसके साथ ही दूसरी स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो वो दूसरा कारक कौन सा है जो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। देखिएगा दूसरा कारक है समुद्र से निकटता। दूसरा कारक कौन सा है दोस्तों, यानी कि नियरनेस ऑफ फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से निकटता। देखिएगा समुद्र से निकटता से भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे, देखिएगा समुद्र से निकटता की अगर चर्चा करें, देखिए क्या होता है। देखिएगा हमारा जो भारत है प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय देश है दोस्तों। प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, ऐसा स्थल भाग जिसके तीनों ओर से तो वह जल से घिरा हो, तो एक और क्या है जल भाग है, इसलिए उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। देखिए कैसे, देखिएगा जैसे माना मैं दक्षिणी भारतीय बना देता हूं। देखिएगा ये तो आपका हो गया, ये लीजिएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये प्रायद्वीप भारत, यानी कि प्रायद्वीप। ठीक, ये प्रायद्वीप यानी कि भारत कैसा है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, यानी कि प्रायद्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश है। कौन है, भारत। ठीक है, क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर। ठीक है, यहां पे आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और ये आपका क्या है, हिंद महासागर। अब इसको समझिएगा, यानी समुद्र से निकटता की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा प्रायद्वीप भारत है, अरब सागर, देखिएगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत के तटीय जो प्रदेश है दोस्तों, वो समकारी जलवायु पाई जाती है। यानी कि उत्तर भारत में दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है उत्तर भारत में दोस्तों तटीय प्रदेशों के अलावा समकारी जलवायु पाई जाती है, और इसके विपरीत जो प्रदेश देश के आंतरिक भागों में स्थित हैं दोस्तों, वे क्या है, वे समुद्र के प्रभाव से अछूते रहते हैं और वहां पर विषमकारी जलवायु पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो समुद्र के तट पे है वहां पर तो क्या है, एक कैसी जलवायु पाई जाती है, यानी कि समकारी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे तो दोस्तों ये वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो समकारी जलवायु, और दोस्तों ये उत्तर वाले हैं, यानी कि उत्तर भारत है, उसमें विषमकारी जलवायु पाई जाती है, विषमकारी जलवायु पाई जाती है। देखिएगा जो हमारे समुद्र के पास वाले जो राज्य हैं वहां पे तो समकारी जलवायु पाई जाती है, और उत्तर वाले जो भारत के राज्य हैं यहाँ पे विषमकारी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, यानी कि मुंबई है, कोंकण है, यहाँ के जो निवासी रहते हैं उनको दोस्तों मतलब तापमान की विषमता और ऋतु में परिवर्तन का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ये समुद्र के पास में समुद्र के तट के पास में स्थित है। और दोस्तों अगर आप दिल्ली और लखनऊ की अगर बात करोगे, या आप अमृतसर यानी कि पंजाब की अगर बात करोगे, तो दोस्तों वहां पर आप ऋतु परिवर्तन का अनुभव करोगे। तो कहने का मतलब हो गया कि समुद्र से निकटता के कारण भी हमारे जलवायु प्रभावित करती है, यानी कि समुद्र के पास वाले जो क्षेत्र, यानी समुद्र के पास वाले जितने भी राज्य हैं वहां पर तो कैसी है, समकारी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उनको ऋतु परिवर्तन का अनुभव ही नहीं होता है। और दक्षिण में जितने भी राज्य हैं वहां पर विषमकारी जलवायु पाए जाते हैं, यानी कि इसलिए वहां पर दोस्तों क्या है, यानी कि ऋतु परिवर्तन का अनुभव उनको हो जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने समुद्र से निकटता की हमने बात करी। आगे बात करते हैं, अगला जो कारक है दोस्तों, यानी कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा अब है समुद्र तल से ऊंचाई। देखिएगा समुद्र तल से ऊंचाई की हम बात करते हैं। तीसरा देखिएगा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई।
ठीक है, देखिएगा ये ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड भी हमारी इफेक्टिव करती है। कैसे, देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जैसे ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे दोस्तों, तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आएगी। कैसे, जैसे मान लेते हैं कि आप धरातल से आप जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे अगर जाते हो तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या घटेगा, यानी कि 1 सेंटीग्रेड घटेगा। और लगभग 1 किलोमीटर पे जाओगे तो 206.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि धरातल से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो तापमान घटेगा, ठीक है। तो ये है, यानी कि जो उष्ण वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश होते हैं दोस्तों, वहां की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान में गिरावट आएगी। अगर आप पहाड़ी पे रहते हो दोस्तों, तो वहां पर आपको उष्ण यानी कि गर्मी के सीजन में आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, और जो धरातल पे है उनको गर्मी का एहसास होगा। क्यों, ये आप धरातल से ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान में गिरावट आती है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे आगरा है और दार्जिलिंग है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे है, लेकिन दोस्तों ऊंचाई के कारण, जैसे माना ऊंचाई के कारण जो जनवरी के अंदर जो आगरा का जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये आपका 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और दार्जिलिंग का तापमान दोस्तों वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होती है, गिरावट होती है। तो समुद्र तल से जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे तो तापमान धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम इतना ही कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन और बड़ी हो गई है। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि कहने का मतलब इस टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में और किसी लाइब्रेरी ग्रुप में, या कोई ऐसा एजुकेशन कोई ग्रुप है, और कोई जैसे कोई स्टूडेंट जो कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।